जय हिंद दोस्तों ऑप्शनल वीडियो के सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने पहले ही 2 वीडियो ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड बना दिया है, जिसमें कि एक जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए था और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, और आज की तीसरी वीडियो है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हमारे साथ रिस्पेक्टेड पीयूष कुमार सर हैं, जो कि हिस्ट्री के लिए एक अच्छे टीचर माने जाते हैं। सर के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है और सर ने अपनी जर्नी में कई सारे एस्पिरेंट का सिलेक्शन कराया हुआ है, बहुत सारे टॉपर्स भी रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम सर के साथ बातचीत करेंगे। हम सर से ऑप्शनल सब्जेक्ट को थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, खास तौर पे हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो चलिए आपका ज्यादा कीमती समय नहीं लेते हैं और सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको धन्यवाद, थैंक यू कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू। सर हम सबसे पहले चाहेंगे, क्योंकि जब सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में आता है जब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात आती है, तो ये सोचते हैं कि एक सही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कैसे किया जाए। मतलब कि जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं उस टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन टर्म्स का ध्यान रखना है कि हम जब ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें, एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें। देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 पैरामीटर्स होते हैं इसके लिए। सबसे पहला पैरामीटर मैं कहूंगा कि इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ऑप्शनल को आप सेलेक्ट करते हैं, यूजुअली हर कोई यही सोचता है कि मैं पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लूंगा, बट देन आपको भी पता है कि ये एग्जाम इतना टफ है कि आप ये श्योर नहीं हो सकते कि पहले अटेम्प्ट में आप क्लियर कर रहे हैं। हो सकता है आपको दूसरा, तीसरा या चौथा अटेम्प्ट भी देना पड़े। जब कोई एक ऐसा ऑप्शनल पेपर आप चुन लेते हैं जिस ऑप्शनल को यू आर नॉट हैविंग ग्रेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, तो फिर उसको कैरी करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट हो तो उसकी चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि यू एंजॉय लविंग लाइक रीडिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। द सेकंड थिंग आई विल से कि द रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया जिसमें आपके पास रिसोर्सेज की जब मैं बात करता हूँ तो हर तरीके के रिसोर्सेज की मैं बात करता हूँ, चाहे वो कंटेंट के फॉर्म में हो, चाहे नोट्स के फॉर्म में हो, या फिर जो है आप मेंटोर्स या टीचर्स के फॉर्म में हो, तो ये सारी चीजें अवेलेबल होनी बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपका एक कंफर्ट जोन आपको फील होना चाहिए कि व्हेन आई एम डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट, लाइक आई एम क्वाइट ओके विद दैट सब्जेक्ट, वो कंफर्ट है, तो मुझे लगता है कि आप ले सकते हैं। जी सर, चूंकि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो सर आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें ये बताएं कि कैसे एस्पिरेंट को हिस्ट्री ऑप्शन चूज करना चाहिए। मतलब कि हिस्ट्री ऑप्शन किसके लिए सूटेबल रहता है? आई थिंक हिस्ट्री ऑप्शनल कोई भी चुन सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जिन्होंने हिस्ट्री को ग्रेजुएशन में पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि उनको दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा है या 4 साल पढ़ा है, तो मुझे लगता है आपका कंफर्ट जोन हमेशा उस सब्जेक्ट में होगा, अनडाउटेडली आपका कंफर्ट जोन होगा, तो उसको जाना चाहिए। बट मैंने कहा ना दूसरा, कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो हार्डली मैटर्स दैट वेदर यू हैव स्टडीड इंजीनियरिंग और समथिंग एल्स। इफ यू हैव इंटरेस्ट and you believe that, like, I am having that understanding of the subject, a sort of interest in the subject, in that case I think anybody can go for history optional, but then provided, like, he or she is having slightly interest, a bit interest in that, so that would be the criteria. सर जब भी हम हिस्ट्री ऑप्शन के लिए स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसा कि आपने बताया, कई बार जिनका बैकग्राउंड होता है उनको तो चूज करना चाहिए। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ा या फिर बहुत पहले पढ़ा हुआ था, उसके बाद उन्होंने नहीं पढ़ाई की उसके लिए। तो सर उनको स्टार्टिंग किस तरीके से करना चाहिए? मतलब किस पोर्शन को पहले पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पोर्शन पढ़ना है? देखिए, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जब बहुत रैंडमली चीज़ों को पढ़ा, उन लोगों ने पहले मिडीवल पढ़ लिया या पहले मॉडर्न पढ़ लिया और फिर उसके बाद एंशिएंट पढ़ रहे, तो दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में सोचते हैं तो पहले दिमाग में एक रफ जो है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट्स वो दिमाग में होना चाहिए। So I think it's always good to start with the NCERTs, right? Old NCERTs I have been talking about. तो उससे आप शुरुआत करते हैं पुरानी NCERT से, तो क्या हो जाता है कि आपके दिमाग में एक रफ डेवलपमेंट की इमेज जो है वो आपके आ जाती है, और when it is there, then you have to, like, fill the other necessary informations which are needed to clear the UPSC exam. So that is always good to start with the NCERTs, and then, like, if you have been going for some standard books, और ऐसे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो लोग कोचिंग के लिए जाते हैं। कोचिंग में जाने से पहले भी मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले NCERTs खत्म कर लेनी चाहिए, उसके बाद go to the coaching, then only you'll be able to grasp it, whatever is being taught to you in the class. सर जैसा कि अभी आपने बताया कि एनसीईआरटी मस्ट, एनसीईआरटी सभी को पढ़ना है, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो या फिर बिना कोचिंग के भी एनसीईआरटी मस्ट है। करेक्ट। बट सर स्टैंडर्ड बुक स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो सर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आप सजेस्ट करें।
हाँ, यहाँ ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि हिस्ट्री को लेके बड़ा मिसकंसेप्शंस है। मिसकंसेप्शंस क्या है, या फिर मुझे लगता है दूसरे ऑप्शनल पेपर को लेके भी होता है। एक तो सबसे पहले ये होती है कि मैं एंशिएंट में एक किताब मैंने पढ़ ली, मिडीवल में एक पढ़ ली, मॉडर्न में एक पढ़ ली और वर्ल्ड में एक पढ़ ली, मेरा काम हो गया। मैं आपसे कहूंगा कि पिछले 4-5 साल, मतलब जो लोग एस्पिरेंट है, पर पिछले 4-5 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, आप एक बार उसको उठा के देखिए और आप यू जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस इन ए बुक। अनफॉर्चुनेटली कोई एक किताब नहीं हो सकती जो आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को कैटर करे। लोगों को लगता है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना कोचिंग के हो सकती है। क्यों? उनको लगता है कि एक एक किताब पढ़ जाएंगे और वो चीजें हो जाएंगी, बट क्वेश्चंस एक किताब से नहीं आ रही है। इसका एक दूसरा भी पर्सपेक्टिव है कोई भी एक किताब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लिखी ही नहीं गई है। किताबें एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है और उसी में से यूपीएससी का सिलेबस बनाया जाता है। तो जरूरी नहीं कि कोई भी एक किताब जो है आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। मुझे लगता है कि जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है, उस सिलेबस को आप जहां पे भी आपको मिल रहा है, इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर वन बुक, लेट्स से फॉर एंशिएंट ओनली, अगर आपको 4 किताबों से आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, आप उन 4 से उन एरियाज को पढ़ लीजिए जहां से आपकी नीड्स जो है कैटर हो रही है। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। So, don't rely on just one book for each section. Rather, you try to collect the content which is given in the syllabus from the various sources. सर, अभी आपने कोचिंग की बात किया है, तो यहाँ पे सर जो मुझे पता जहाँ तक कि सर जब भी हम कोचिंग लेते हैं तो वहाँ हमें एक हेल्प ये मिलता है कि जैसा कि हम डिफरेंट बुक्स हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी टीचर हमें पढ़ाता है वो ऑलरेडी सारी बुक्स को पढ़ के बैठा हुआ है और वहां से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वहां पे वो उसको पिकअप करते हैं और हमें बताते हैं। तो सर कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सेल्फ से पढ़ाई करते हैं, और सर कुछ एस्पिरेंट हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो लोग कोचिंग ले रहे हैं उन्हें क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, और जो लोग सेल्फ से कर रहे हैं उन्हें मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, और कैसे उन्हें सुधार सकते हैं जो सेल्फ से कर रहे हैं। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अगर आप, मैंने कहा ना कि एक किताब आपकी सारी रिक्वायरमेंट कैटर नहीं करती है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसे नोट्स मार्केट में नहीं है जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोचिंग में जाने के बाद भी या कोई क्लासेस अटेंड करने के बाद भी, फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको किताब पढ़ने की जरूरत पड़े तो इसका मतलब है कि फिर कोचिंग बहुत यूजफुल नहीं है। तो आप सबसे पहले तो आपको बहुत स्मार्टली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वैसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे बाय कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जाम। ऐसा नहीं कि आपने क्लासेस भी की, क्लासेस करने के बाद आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप किताबें भी पढ़िए, तो फिर बहुत बेनिफिट उसका नहीं है। जो लोग कोचिंग नहीं जा रहे, मैंने आपसे पहले भी कहा कि उनको जो है अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है। तो अगर आप उसके लिए फिर रेडी रहिए, और ऐसे में अगर आप कवर करते तो आपको थोड़ा ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। यूजुअली आप कोचिंग में जाते हैं तो 5 महीने के अंदर, रफली अराउंड 5 months, most of the things which are like needed in the subject that is being provided to you। लेकिन अगर आप खुद से करते तो आपको मिनिमम 8 से 10 महीने का वक्त लगेगा, और फिर आपको सोर्सेस थोड़े ढूंढने पड़ेंगे कि इस टॉपिक में। और ऐसा होता है कि एक ही यूनिट है, उस यूनिट का कुछ हिस्सा तो आपको एक किताब में मिल रहा है, कुछ हिस्सा आपको दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। तो आपको ऐसा करके एक नोट्स कंपाइल करना पड़ेगा जिसको आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि एट द एंड ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने मार्क कर रखा है और एक बार इस सोर्स में जा रहे हैं फिर दूसरे सोर्स में जा रहे हैं, तो वो फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। तो फिर आपको थोड़ा वक्त ज्यादा देना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, और नोट्स बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है जी। सर, अभी आपने नोट्स की बात की तो यहाँ पे हमारे मन में एक क्वेश्चन और आ गया। सर, कई बार जब हम कोचिंग कर रहे होते हैं, खासतौर पर उस समय सर हमें कोचिंग के द्वारा कुछ मटेरियल मिलता है, बट सर उसके बाद भी नोट्स बनाना कंपलसरी है, या फिर हम कोचिंग के मटेरियल पर रिलाई हो सकते हैं? मैंने कहा ना कि कोई भी कोचिंग का जो प्रिंटेड मटेरियल होता है, मुझे कभी इतना यूजफुल नहीं लगा कि आपकी सारी जो है नीड्स को फुलफिल कर दे वो। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली एक और चीज ध्यान में रखिए, जब भी आप किसी चीज को कंटेंट में कन्फाइन करते हैं कि यही कंटेंट है इसके लिए, तो बहुत डायमेंशंस छूट जाते हैं। जब क्लासेस होता है, आप मतलब इफ यू हैव बीन गोइंग फॉर एनी क्लासेस, व्हाट हैपेंस, द टीचर इज डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें बात करते हैं टीचर। हो सकता है टीचर सारी चीजों को आपको डिक्टेट भी नहीं कराते, लेकिन अगर आपने एक डायमेंशन कभी टीचर ने क्लास में डिस्कस किया तो आपके जहन में रह जाता है। जैसे मैं क्या करता हूं, जब मैं क्लास लेता हूं खासकर ऑप्शनल फाउंडेशन की, मैं बोलता हूं कि अपने पेज को 2 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। एक वो हिस्सा होगा जिसमें मैं डिक्टेट करूंगा, तो वो वाला पार्ट लिखे। बट जब मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज आई बिलीव दैट हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच कैन बी अंडरस्टूड रादर देन
लेकिन इम्पोज्ड या फिर कंटेंट में कन्फाइन कर सकते हैं। वो तो मैं बहुत सारे डायमेंशंस खोलता हूँ, बात करता हूँ। तो आप जो साइड में एक छोटी सी जगह छोड़ी हुई है आपने, ठीक ठाक जगह मैं बोलता हूँ कि आप छोड़ दीजिए उसमें साइड में, और उसमें आपके दिमाग में सुनते 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 जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो नोट करते चलिए। तो क्या होता है कि जो डिक्टेटेड पार्ट और जो डिस्कस पार्ट है, दोनों को अगर आप क्लब कर देंगे तो एक बहुत अच्छा नोट्स डेवलप हो जाता है। जब आप नोट्स बनाते हैं या फिर जब नोट्स की बात आती है, तो मैंने एक नोट्स में आप सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर मैं आप मुझसे खुद भी कहेंगे कि आप एक ऐसा नोट्स डेवलप कर दीजिए जिसमें सारी रिक्वायरमेंट की चीजें हो, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दो हम ये कोशिश करते रहते हैं कि हम ऐसी कुछ चीज करें। जैसे रिसेंटली मैंने एक वन पेज वन थीम करके एक बुक निकाली थी जो बच्चों में काफी पॉपुलर हुई, हिस्ट्री इन फ्लैश करके, दैट इज द नेम ऑफ द बुक। व्हाई? बिकॉज इसमें मैंने क्या किया था, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक पेज में मैंने कन्फाइन कर दिया था। तो बच्चों के लिए रिवीजन के लिए हिसाब से भी बहुत अच्छा है। या फिर मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में हम एक इनिशिएटिव चलाते हैं। उस इनिशिएटिव में हम हर दिन एक क्वेश्चन डालते हैं, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं डालते, हम उसमें एक नोट्स भी डालते हैं। उस नोट्स से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, और फिर जो है रात को उसका मॉडल हिंट देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की कोई इनिशिएटिव है तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। बट चीजें आपको कंपाइल करनी पड़ेंगी, आप कहीं पे भी रेडीमेड कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। दैट इज द थिंग। अच्छा, वो एक और चीज है, नोट्स में कई बार बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है। आपको इतना जो है इतना कॉशियस होना पड़ेगा कि वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को आप ना लें, काम की इंफॉर्मेशन लें। जी सर, अगर हम आपसे जानना चाहें कि गुड आंसर राइटिंग किस तरीके से हो सकती है, तो सर आप हमें ये बताएं कि जब भी हम आंसर राइट कर रहे होते हैं उस टाइम हमें किन किन टर्म का, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ताकि हम एक अच्छा आंसर लिख पाए। देखिए, आंसर राइटिंग में बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट एक बात जो लोग नहीं करते हैं, मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है। करेक्ट। आप अगर हिस्ट्री में आंसर लिख रहे हैं, आप ज्योग्राफी में लिख रहे हैं, या पॉलिटिकल साइंस में लिख रहे हैं, तो नेचर अलग अलग होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कास्ट का एक इशू ले लिया आपने। कास्ट आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं, कास्ट आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर कास्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है, आपको लगता है कि एक ही सेम अप्रोच अगर आप अप्लाई सारी जगह पे करते हैं, दैट इज लाइक नॉट द राइट वे। सो व्हाट आई सजेस्ट यू कि व्हाट आई सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि while writing the answers, first you need to understand the core demand of the subject. When you have been dealing with caste in history, the evolution part is more important. कैसे वो evolve हो रहा है over the period, ठीक है, वो कैसे caste और वर्ना में किस तरीके के relations हैं, तो वो चीजों को merge करना आपको सीखना पड़ेगा। तो वहां पे evolution का part ज्यादा important है। तो आंसर राइटिंग में सबसे पहली चीज कि आप सोल को पकड़े, किसी सब्जेक्ट की आत्मा क्या है, ठीक है, उस आत्मा के हिसाब से आंसर लिखे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है उसके बिना आत्मा को पकड़े हुए आपको लगता है कि सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिख दिया और हमारा काम हो गया। आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे। सब्जेक्ट में अनडाउटेडली कंटेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए आंसर लिखने के लिए, बट अलॉन्ग विद दैट कंटेंट वो आत्मा भी चाहिए, जिससे वो हिस्ट्री वाली सेंस आए, वो फीलिंग आए, वो वाव वाली फैक्टर जो है उसमें आए कि जो है ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड आंसर्स है, वो बहुत जरूरी है। तभी वो कन्वे कर पाते हैं इवैल्यूएटर को कि आपने ना केवल हिस्ट्री पढ़ी है, बट आपको एक बहुत अच्छी समझ भी है सब्जेक्ट की। दैट इज द यूएसपी। तो वो उस चीज का ध्यान रखिए। बाकी तो कंटेंट इज नीडेड, ऑफ कोर्स पॉइंटर्स चाहिए, कंटेंट चाहिए और सोल चाहिए। यस सर, इफ वी टॉक अबाउट द मिस अबाउट ये हिस्ट्री ऑप्शनल मिसकंसेप्शंस, जी, तो सर व्हाट आर द मिस ये सराउंडिंग अस? नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे, तो मैं सब्जेक्ट रिलेटेड ही बात करूंगा। सब्जेक्ट में ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव दैट हिस्ट्री इज नथिंग बट द कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द फैक्ट्स। देयर आर सर्टेन फैक्ट्स इन हिस्ट्री, बट फ्रैंकली स्पीकिंग द फैक्ट्स आर देयर इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, हर सब्जेक्ट में फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी आंसर आप बिना फैक्ट्स को दिए हुए अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फैक्ट्स इसमें भी है, बट अगर आप कहेंगे कि ये दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स, इट इज इनकरेक्ट। दिस सब्जेक्ट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ लाइक नो सोसाइटी फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द मॉडर्न टाइम्स। दैट इज इट। तो आप उसके एवोल्यूशन को समझे, आप उसको डेवलपमेंट को समझे, और उसको प्रेजेंट करने के लिए जाहिर सी बात है, हम अगर रैंडमली कुछ लिखेंगे, हम बहुत ब्लाइंड कुछ लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। हमें कुछ फैक्ट्स देख के उसको सब्सटेंशिएट करना है। तो आप सबसे पहले इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझिए कि अगर आपको लगता है कि बहुत सारे आपने फैक्ट्स लिख दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर, आई जस्ट लाइक गिव अ केस एग्जांपल।
एक स्टूडेंट है मेरा, उसने कई बार से उसने जो है वो दे रहा था। अब पहले वो मेरे पास नहीं आ रहा था, ऑफ कोर्स ही वाज ट्राइंग टू डू इट बाय हिज ओन। तो उसने जो है दिया और उसके मार्क्स कुछ 232 या 30 के आसपास आए हिस्ट्री में। तो वो अपनी कॉपीज के साथ आया, अपने जो जहां भी वो टेस्ट लिख रहे थे कि सर ये मेरे आंसर्स हैं, मैं ऐसे आंसर्स लिखता हूँ और अब लेकिन मुझे इतने मार्क्स आए, अब मुझे इसको इम्प्रूव करना है, कैसे करूं। मैंने बोला आपको क्या लगता है कि कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो उसने कहा कि सर मुझे लगता है कंटेंट अभी भी कम है और फैक्ट्स इसमें मैं डालूंगा तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। दैट इज द जनरल कंसेप्शन ऑफ द पीपल कि हम और ज्यादा फैक्ट्स इनपुट डालेंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप कितने भी फैक्ट्स डालिए, 220 230 के बियॉन्ड आप नहीं जा पाएंगे। जब तक आप उस सब्जेक्ट की जो आत्मा है वो नहीं लिखते हैं आंसर में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। सर कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जैसे कि अभी आपने बताया कि उनके पास कंटेंट तो है बट इवन वो अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों है? मैंने कहा अभी जस्ट कहा कि आपको लगता है कि हमने जो है 10 फैक्ट्स रट लिए हैं, 10 फैक्ट्स मैं लिख दूंगा और मार्क्स आ जाएगा। आपने अगली बार 10 की जगह 20 फैक्ट्स लिख के आ गए, आपके 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे या 5 मार्क्स बढ़ जाएगा। उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपके पास नहीं है। एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स का, कंसेप्ट्स का और फैक्ट्स का। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो है आपके पास अगर कंटेंट है और फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उस आत्मा को मिस कर रहे हैं, सोल को मिस कर रहे हैं। तो वो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने आंसर में। Sir, some aspirants are thinking to leave their optional history optional because they are not getting good marks in their previous attempts. So, sir, what do you want to say to them? मुझे ये बहुत स्मार्ट डिसीजन तो नहीं लगता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। देयर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दे शुड आस्क टू देमसेल्व्स ओनली कि व्हेन द अदर्स आर एबल टू स्कोर, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी इज क्रॉसिंग 300, but there are a couple of students they are able to, like, you know, they are managing the marks somewhere around 300. There are a couple of them they are crossing 300 also. मेरा एक स्टूडेंट था ईश्वर कार्दो जिसने 316 स्कोर किया था, which is probably the highest in this new pattern. तो अगर others are able to score good, so and you are not able to score very good, it means there is some problem with your preparation. So don't blame the subject. अगर दूसरे 275 280 300 के आसपास अगर लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप नहीं ला पा रहे, कहीं प्रॉब्लम है कुछ। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, उसको दूर करिए, rather than choosing a new subject then reading that new subject for 5 and 6 months and then you are not having the guarantee, because ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी ऑप्शनल पेपर में 100% गारंटी हो कि नहीं आपने ये ले लिया तो 100% आप हो ही जाएंगे। जाहिर सी बात है हर ऑप्शनल पेपर में एक सक्सेस रेट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने ऑप्शन में काम करिए, ना कि चेंज आप अपने ऑप्शन को चेंज करने का सोचिए। और 6 महीने अलग से एक सब्जेक्ट को देने की बजाय अगर आपने 2-3 महीने अच्छे से काम कर लिया तो बात बन जाती है। Sir, some aspirants are getting 300 plus marks as you say, and some are getting very low score in history optional. So, sir, what difference do you see in them? Again, I'll say the same thing. Don't see the subject as compilation of facts and the content, right? थोड़ी सी उसको फील करने की जरूरत है। और मैंने कहा ना कि एक आप बेसिक से जब आप शुरू करते हैं सब्जेक्ट को तैयार करना, तब आपको सोचना पड़ेगा कि हिस्ट्री, हर डिसिप्लिन जो यूनिवर्सिटीज में ऑफर होती है उनको डिसिप्लिन बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि किसी न किसी एस्पेक्ट को समझना चाहते हैं वो, ठीक है। और जाहिर सी बात है बहुत महान महान स्कॉलर्स ने मिलकर जो है उस डिसिप्लिन को बनाया, उसको नर्चर किया, और नर्चर करने के बाद जो है चीजें इवॉल्व हुई। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, पहले एक सब्जेक्ट बतौर नहीं हुआ करता था, धीरे 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 एक सब्जेक्ट की तरह ये इवॉल्व होता है। और सिर्फ यूपीएससी में नहीं, अकेडमिक्स में भी ये सब्जेक्ट जो है अच्छी तरीके से इवॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड स्कॉलर्स को लगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर रहा है। उसी तरीके से हिस्ट्री एक ऐसा डिसिप्लिन है जो बहुत सालों से चला रहा है, कई डिकेड से चला रहा है, इनफैक्ट मैं कहूंगा सेंचुरी से चला रहा है। तो उस सब्जेक्ट को डेवलप करने के पीछे कहीं ना कहीं इंटेंशन रही होगी। आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए और उसके पर्सपेक्टिव में अपने कंटेंट को कलेक्ट करिए। दैट इज द थिंग आई विल से। तो अगर आप नहीं स्कोर कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। उस तरीके से सोचिए, मार्क्स आ जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप 300 प्लस ही चले जाएंगे, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स के साथ कुछ यूएसपी होती है, उसकी लिखने की स्टाइल अच्छी होती है। कई लोगों को हिस्ट्री समझने का तरीका खुद में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके साथ ये कुछ गॉड गिवन नहीं भी है, तब भी आप 275 280 जो है आप स्कोर कर सकते हैं, ना मुश्किल नहीं है। जी सर। सर, इज देयर एनी सक्सेस स्टोरी ऑफ योर स्टूडेंट whom you think that his success story might help other aspirant? There are many, जिसके बारे में बात करूंगा, लंबी लिस्ट है। बट हाँ, मुझे लगता है कि बहुत है ऐसे एग्जांपल्स। ठीक, अभी
एक ईश्वर कांदू है, मेरे स्टूडेंट थे वो, जब अभी मैं उनका नाम ले भी रहा था, उन्होंने ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट लिखे इससे हिस्ट्री ऑप्शनल से, और 220 उनका क्रॉस नहीं किया, ठीक है। और चौथे अटेम्प्ट में फाइनली वो उड़ीसा में पोस्टेड थे, किसी पीएसयू में काम करते थे, फिर वो चौथे अटेम्प्ट में मेरे पास आए, उन्होंने क्लासेस ली, और फिर चौथे अटेम्प्ट में उनको 316 आए, ठीक है। तो सीधा सीधा जो है ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का जंप है, और जाहिर सी बात है उसका 185 के आसपास रैंक था, आईएएस मिला, ही इज पोस्टेड इन कर्नाटक राइट नाउ। अभी रिसेंटली एक लड़की थी डॉक्टर धरणी करके, शी वाज फ्रॉम केरला, तो उसने भी बहुत कोशिश करके देख लिया, उसके मार्क्स जो है कभी भी 215 या 212 से शायद ऊपर नहीं गया वो, और फाइनली इस बार जो है लास्ट जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के से पहले वो आई थी मेरे पास, थोड़ी बहुत क्लासेस की उन्होंने मेरी, और फिर उसको 275 के अराउंड उनको आया। तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सारे स्टोरीज है जहाँ पे लोगों के पास कंटेंट तो था बट सही डायरेक्शन नहीं था, और एक बार सही डायरेक्शन मिला उन लोगों ने पिक कर लिया, ऐसा नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो बहुत है ऐसे। सर जैसा कि हमारे सभी ऑप्शनल के अंदर 2 पेपर होते हैं, वैसे हिस्ट्री के अंदर भी है। करेक्ट। तो सर हिस्ट्री ऑप्शनल जो है पेपर 1 और पेपर 2 में सर क्या क्या बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? बहुत डिफरेंस है, ये लोग समझते नहीं है कि पेपर 1 में अप्रोच अलग चाहिए, पेपर 2 में अप्रोच अलग चाहिए। पेपर जैसे आप अगर दूसरे ऑप्शनल पेपर में भी देखेंगे तो पेपर 1 ज्यादातर थियोरेटिकल होता है, और पेपर 2 जो है वो अप्लाइड होता है। हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को लगता है कि हिस्ट्री में हम पेपर 1 में एंशिएंट और मिडिवल पढ़ते हैं, पेपर 2 में हम मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। दैट इज द जनरल कंसेप्शन। पर आप एक बार सोच के तो देखिए कि बाकी जितने ऑप्शनल पेपर को डिजाइन किया गया है, उन सारे ऑप्शनल पेपर में उन लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि पेपर 1 थियोरेटिकल है और पेपर 2 अप्लाइड वाला पार्ट है या एप्लीकेशन बेस्ड है। हिस्ट्री में भी पेपर 1 इज मोर कंसेप्चुअल, राइट। यहाँ पे और उसके कुछ रीजंस भी है जिसकी वजह से वो ज्यादा कंसेप्चुअल है। एक तो बहुत लंबे टाइम का कुछ, अगर हम प्री हिस्ट्री छोड़ भी दें तो आप 3500 4000 साल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब 4500 साल की हिस्ट्री हम वैसे नहीं पढ़ सकते हैं जैसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहां पे अप्रोच बहुत अलग है। वहां पे हम बेसिकली इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को कवर करते हैं कि पॉलिटी में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो हम उन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को कंसेप्चुअली कवर करते हैं। जब पेपर 2 की बात आती है तो पेपर 2 हम ज्यादातर हॉरिजॉन्टल अप्रोच होना चाहिए, ना कि पेपर 1 में जहां पे हम वर्टिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। तो पेपर 2 में आप जहां पे थोड़ा फैक्ट बेस्ड हिस्टोरियोग्राफी पे ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, एंड आपका हॉरिजॉन्टल कनेक्शन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि इंडिया में कुछ चीजें हो रही है तो यूरोप में कुछ होने वाली चीजों से या अमेरिका में कुछ होने वाली चीजों से उनका कुछ कनेक्शन होगा। तो वो एक अप्रोच अलग है। तो दोनों में पढ़ने का तरीका भी अलग है, कंटेंट को कंपाइल करने का तरीका भी अलग है, और लिखने का तरीका भी अलग है। तो बिल्कुल डिफरेंसेस है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सर एज एवरी सब्जेक्ट हैव सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, तो सर हिस्ट्री के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, और इसे सभी एस्पिरेंट को इस टॉपिक्स को मतलब इस पोर्शन को तो पढ़ना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? लुक, सब्जेक्ट में एक तो सबसे पहले मुझे अगर ऐसे पहले से पता होता कि जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो सारे बच्चे मेरे क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ कह तो नहीं सकते कि कुछ खास टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ खास नहीं है। हाँ, ये है कि यूनिट्स है, ठीक है, उन यूनिट्स में क्वेश्चंस तो बनने हैं, ठीक है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत रिपीटेड टाइप से वो आते हैं। इनफैक्ट ये भी मिसकंसेप्शन है हिस्ट्री ऑप्शन के बच्चों के साथ कि आप कुछ मत पढ़िए, आप सारे पीवाईक्यूज के आंसर्स अच्छे से कर लीजिए और आपका हो जाएगा ये। और फ्रैंकली स्पीकिंग 5 साल पहले तक ये चीजें हो भी रही थी, ठीक है। आप सिर्फ पीवाईक्यूज देख के जाइए और कहीं ना कहीं रिपीटेशन थे क्वेश्चंस के और वो हो जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में यूपीएससी ने काफी इनोवेट किया है और 50% जो क्वेश्चंस है उनका नेचर चेंज कर गया है, और उनमें वो बहुत नए डायमेंशंस निकाल के लेके आ रहे हैं, बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव्स पे सवाल पूछ रहे हैं। हिस्ट्री राइटिंग जो है वो इंडिया में काफी बदली है पिछले 2 डेकेड्स में, जहाँ पे रिविजनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी काफी वो हो गई है, इम्पैक्टफुल हो गई है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स जो बड़े रिपीटेड आते हैं, आप उनको कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही है कि इसके साथ आपको यू हैव टू साइमल्टेनियसली आइडेंटिफाई those areas also from where the UPSC has recently started making the questions and you have to cover them also. जी सर, जैसा कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है सर, यहाँ पे हमें जीएस के अंदर भी देखने को मिलता है ये सब्जेक्ट,
और सर ये ऑप्शनल के अंदर भी है, तो Correct. कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि जीएस के अंदर ये हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि ऑप्शनल के लिए मेरा हो गया। तो सर क्या मतलब जब हम जीएस के लिए अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शनल सर कितना परसेंट सर क्लियर हो जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि जब जीएस के लिए आपने पढ़ लिया, एक तो मैं यहाँ पे बात जरूर कहूंगा कि अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है या नहीं है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको हिस्ट्री का हर वो हिस्सा जीएस के लिए पढ़ना है। आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, आपको मिडीवल पढ़ना है, पहले इन एरिया से क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब क्वेश्चंस आने लगे। आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट पढ़ना है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो ये बात सही है कि आपको सारे एरियाज पढ़ने हैं, आपका ऑप्शनल नहीं भी हो तब भी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम जीएस के लिए जो हिस्ट्री पढ़ी उससे ऑप्शनल हमारा कवर हो जाएगा, ये सोच गलत है। क्योंकि जीएस में हिस्ट्री जस्ट ए पार्ट, इट इज जस्ट ए पार्ट एंड अप्रोच इज वेरी डिफरेंट। वहां पे इतने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, वो जनरल स्टडीज का पार्ट है। आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हिस्ट्री की, जबकि ऑप्शनल में आपको थोड़ी इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। तो एनालिसिस वाला पार्ट जीएस में मिसिंग है, और एनालिसिस वाला पार्ट या जो कॉम्प्रिहेंशन है या कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग चीजें हैं दोनों, बिल्कुल। सर जैसा कि जो भी हमारा प्रीलिम्स है वो सर अप्रॉक्स 1 महीने के अंदर होने वाला है। करेक्ट। तो सर हम आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे प्रीलिम्स के लिए। अगर आप इन जनरल प्रीलिम्स के बारे में बात कहेंगे तो मैं बहुत सीधी बात कहता हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अभी और कुछ नया कंटेंट लेने की कोशिश मत करिए। रादर आपको फोकस करना चाहिए कि आप मल्टीपल रिवीजन्स पे जाइए, खूब सारा रिवीजन करिए। रिवीजन से क्या फायदा होता है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चंस में आप गलतियां नहीं करेंगे। दैट इज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कमिंग टू द सेकंड थिंग, टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। और टेस्ट पेपर को सॉल्व करते समय अपना अप्रोच बदलिए। आपने एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आपने मॉडल हिंट देख लिया, आप आगे बढ़ गए, ये अप्रोच चेंज करिए। जब आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई तो पहले आपके अपने स्टैंडर्ड सोर्सेस में उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करिए, उससे दिमाग में रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो चीजें आपको दिमाग में बैठ जाती है। और तीसरी चीज, एग्जाम्स के अंदर कोई भी सिली मिस्टेक मत करिए। अगर आपने 5 सिली मिस्टेक कर दिए, यू हैव लॉस्ट योर चांस। आपने वो नहीं किए, यू हैव सिक्योर्ड योर चांस। लाइक दैट इज दीज आर 3 सजेशंस आई विल बी गिविंग टू द स्टूडेंट्स। सर जैसा कि हमने कई एस्पेक्ट पे बात किया, जिसके अंदर हमने ऑप्शनल से रिलेटेड कई चीजों पे बात कर लिया है, मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग सर कुछ छूट नहीं रहा है। बट सर अगर लास्ट में आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मिस हो रहा है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहें स्टूडेंट को, तो सर प्लीज। ओके, देखिए, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे र्यूमर्स है, बहुत वास्ट है, टू ए सर्टेन एक्सटेंट है वास्ट, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं वास्ट नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर आपने सब्जेक्ट के नेचर को सही से आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या सिलेबस का हर चीज आपको बहुत अच्छे से कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री अपने आप में थोड़ी बहुत इवॉल्व कर रही है। मैं हिस्ट्री राइटिंग की बात कर रहा हूं। तो जो टॉपिक्स आज से 10 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, अब वो टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नए डिबेट्स हैं, नए डायमेंशंस हैं, उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो उसका कंटेंट छोटा हो जाएगा। एक चीज तो मैं ये कहूंगा आपसे, तो इससे मत डरिए कि वास्ट है बहुत। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल हिस्ट्री सब्जेक्ट को ले सकते हैं। दूसरी जो सजेशन मैं दूंगा कि कॉन्सेप्ट्स पे बात करिए, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखें। आप सोचेंगे कि सिर्फ फैक्ट्स लिख के आपको मार्क्स मिलेंगे, वो नहीं मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस करिए और डरिए मत बिल्कुल। इफ यू हैव बीन liking history as an optional paper or as a subject or as a discipline, I think feel free to go or take history as an optional paper. People are getting marks, even you can secure or you can also get good marks in history optional. That is what I'll say. सर अभी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ एस्पिरेंट आपके साथ जुड़ना भी चाहते होंगे। हाँ। तो सर जिन एस्पिरेंट को आपके साथ जुड़ना है, आपसे सजेशन लेना है, आपसे टिप्स लेना है, सर उनको क्या करना होगा? बहुत चैनल्स हैं मुझसे बात करने के लिए। मुझे लगता है कि देयर इज ए चैनल पीयूष के हिस्ट्री के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप टेलीग्राम इज ओपन टू एवरीबॉडी, यू कैन कम, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, और मैं यूजुअली जो है कुछ घंटे के अंदर रिप्लाई कर ही देता हूँ। द मोमेंट आई एम गेटिंग फ्री आई रिप्लाई। आई एम वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल पर्सन, ठीक है। आप जीएस कोर में भी अगर आप कांटेक्ट करेंगे और मुझसे बात करना चाहेंगे तो आपको एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। तो आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल, ठीक है। मैं पब्लिक डोमेन पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये नहीं सोचे कि जो है यू आर नॉट फॉर्मली माई स्टूडेंट और आई एम नॉट गाइडिंग यू, दैट्स व्हाई आई वोंट गिव यू द टाइम। मुझे लगता है कि आई एम ए टीचर, मेरा पहला काम बच्चों से बात करना, बच्चे को मेंटरशिप देना है, irrespective of that fact that whether somebody is commercially commercially with me or not.
आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। हाँ, the queries should be logical, right? They should be subject related, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो मुझे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कभी भी कोई डाउट्स है, लाइक फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम एक्सेसिबल थ्रू टेलीग्राम, थ्रू GS Core, आई एम क्वाइट एक्सेसिबल। सर, हमें आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा। आपने कई एस्पेक्ट बहुत गहन तरीके से हमें आंसर किया है। उम्मीद करता हूं कि जिन एस्पिरेंट ने आपको सुना होगा उनके लिए भी काफी हेल्प मिला होगा, खासतौर पे हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर उनकी समझ बढ़ी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि सर के साथ अगर आपको जुड़ना है तो सर का टेलीग्राम चैनल है, GS Score का भी टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। सर GS Score के अंदर अवेलेबल है, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं GS Score कोचिंग के थ्रू। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके मन में, जो भी डाउट्स आते हैं जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो मैं उसे कवर कर पाऊँ। साथ साथ हमें सर ने कुछ टिप्स भी दिए हैं प्रीलिम्स के लिए, कुछ आंसर राइटिंग में सुधार करने के लिए भी टिप्स दिए हैं। तो इन सबको भी आप ध्यान में रखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम के अंदर उसका रिस्पॉन्स दे पाऊँ। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।